अच्छा, अब देखें, मैंने जनरल वेव प्रॉपर्टीज की आपसे यानी फर्स्ट चैप्टर ऑफ वेव्स की बात स्टार्ट की है, और उसमें भी हम ट्रांसवर्स वेव की बात पहले कर रहे हैं। तो बेटा ये मेरे पास कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे जो मैंने ये अज्यूम किया है ये कोई रिजिड सपोर्ट है। अच्छा, और इस रिजिड सपोर्ट के साथ आपने ये कोई रिजिड सपोर्ट है, और इस रिजिड सपोर्ट के साथ आपने एक जो है वो स्ट्रिंग टाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब आपने इसका स्ट्रिंग टाई किया तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि डू यू थिंक कि आपको इसके स्ट्रिंग के पार्टिकल्स नजर आएंगे? जी, क्या कहते हैं आप लोग? नजर आएंगे स्ट्रिंग के पार्टिकल्स? नहीं, क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, एन स्ट्रिंग इज अटैच्ड, एन स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द rigid support. An string is attached to the rigid support. In order to visualize its particle, in order to in order to represent its particle, in order to represent its particles, we are making some color dots on it. ठीक है, उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये मैंने इस रस्सी के ऊपर, सपोज ये कोई रोप है, स्ट्रिंग है, और इसके ऊपर मैंने ये पार्टिकल्स ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये डॉट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो बेटा अब डॉट्स का मतलब क्या बन गया? डॉट्स का मतलब बन गया पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम के पार्टिकल। और मीडियम क्या है इस वक्त? कोई रस्सी है, ये कोई रोप है, या कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया आपने? अब आपने पकड़ के इस स्ट्रिंग को यहां से मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे। ये देखें, इस तरीके से आपने इस स्ट्रिंग को मूव करने लगे अप एंड डाउन। क्या किया आपने? इस स्ट्रिंग को मूव करने लगे इस तरीके से अप एंड डाउन। आप इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन पुश करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है। अच्छा, जब आप इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करने लगे यहाँ से, तो बेटा मुझे एक बात जरा सोच के बताइएगा, सोच के, या मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर जरा सोचिएगा, कि जब मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से अप एंड डाउन मूव करूंगा, तो देखें ये इसकी पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन, मिडिल वाली पोजीशन क्या है? अनडिस्टर्ब, या इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इस पोजीशन को? मीन पोजीशन। पता है, जहां ये डिस्टर्बेंस से पहले था ना स्ट्रिंग। अच्छा, जब आप इसको यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि आपने स्ट्रिंग को कुछ एनर्जी दे दी, दैट यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्ट्रिंग? ये बात मैं कह सकता हूँ? हाँ, एनर्जी दे दी मैंने इसको, मतलब काइनेटिक एनर्जी या बॉडी की केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्ट्रिंग में ट्रांसफर कर दी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम हेयर, मैं ये कह सकता हूँ, फ्रॉम हेयर वी आर disturbing, from here we are disturbing the string, we are disturbing the string periodically, periodically, in short we are providing
energy, we are providing energy to the string, या रस्सी भी कह सकते हैं इसको, रोप। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि वो एनर्जी स्टे करेगी या ट्रेवल कर जाएगी? व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक? विल दैट energy that you are providing to the string, will that move or stay? It will travel. Exactly, it will travel. अच्छा, अब होगा क्या कि मैंने जो स्ट्रिंग को एनर्जी दी है वो एक्सट्रीम राइट पे प्रोवाइड की है, राइट साइड पे मैंने इसको स्ट्रिंग को एनर्जी दी है। तो इस स्ट्रिंग की हालत क्या हो जाएगी देखें बाद में, ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हाँ जी, डू यू एग्री कि स्ट्रिंग इस तरीके से हो जाएगा? देखें मैं इसको जरा बना रहा हूँ। आई फील दैट, आई फील दैट string is going to take such shape. I feel that string is going to take this shape. जी, डू यू बिलीव कि ऐसा ही होगा? हाँ भाई, बताएं आप लोगों को क्या लग रहा है? ऐसे ही हो जाएगा ना कुछ स्ट्रिंग बाद में? यस, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है, आफ्टर आफ्टर सेवरल डिस्टर्बेंस, आफ्टर सेवरल टाइम्स मूवमेंट ऑफ हैंड, हम क्या कर रहे हैं इसको डिस्टर्ब अप एंड डाउन बाय हैंड। मैंने इसको हाथ से ऊपर नीचे डिस्टर्ब किया है। आफ्टर सेवरल टाइम मूवमेंट ऑफ हैंड्स, we observe that we observe that we observe that whole string has taken the shape of a wave, has taken the shape of a wave, or or energy is traveling from right to left। अच्छा, एनर्जी भी क्या हो रही है आपकी? एनर्जी भी राइट साइड से, क्योंकि डिस्टरबेंस तो यहाँ से प्रोवाइड की है ना। तो हो क्या रहा है कि वो रिजिड सपोर्ट की तरफ एनर्जी, यानी जो भी डिस्टरबेंस आप दे रहे हैं वो पूरी रस्सी में फैल रही है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो राइट से लेफ्ट पे ट्रेवल कर रही है। तो मैं इस पे इस एरो पे लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। या डायरेक्शन ऑफ वेव। हाँ, डेफिनेशन में अभी दूंगा बेटा, डेफिनेशन में अभी टाइम लगेगा पहुंचने में, अभी डेफिनेशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, अब हिबा एक बात और सोचें कि ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा होगा? ये क्या कर रहा होगा? सर अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि ये अपनी ही पोजीशन पे रह के इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। यानी कि ये जो अप एंड डाउन एरो है ये शो कर रहा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम।
ये शो कर रहा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अच्छा, अब अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो मुझे एक बात यहाँ पे शायद समझ आ रही है, इतनी सी बात तो शायद समझ आ रही होगी आपको, कि इस केस में वाइब्रे डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऐसे है, यानी कि राइट टू लेफ्ट है, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऐसे है, अप एंड डाउन। ये इस तरह से अप एंड डाउन, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है, यानी कि रस्सी के अंदर जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ वेव कहलाती है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव इज राइट टू लेफ्ट। और अप एंड डाउन क्या शो कर रहा है? अप एंड डाउन शो कर रहा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्रीज का है, यानी इस एंगल को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो बस यही हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन बनाएंगे ट्रांसवर्स वेव की? देखें, हम लोग ट्रांसवर्स वेव के लिए लिखेंगे अ वेव इन विच a wave in which a wave in which vibration of particles vibration of particles and direction of wave are perpendicular. A wave in which vibration of particles and direction of wave are perpendicular. तो ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वेव इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है। देखें, ट्रांसवर्स वेव का जो पहला लेटर है ना, जो फर्स्ट लेटर है वो टी है। तो अगर आप ये देखते हैं टी है, तो टी फॉर ट्रांसवर्स वेव होता है। तो अगर आप इस टी को थोड़ा सा पुश कर दें और पुश करके गिरा दें और इस टी को ऐसे कर दें, तो अब ये टी क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स वेव का टी आपको सारी डेफिनेशन समझा रहा है। ये देखें, ऐसे पूरी डेफिनेशन समझा रहा है। क्या समझा रहा है? ये पूरी डेफिनेशन समझा रहा है। क्या कह रहा है? ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? अप एंड डाउन मोशन क्या रिप्रेजेंट हो रही है? ये है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और ये वाला जो राइट टू लेफ्ट का एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि रिजिड सपोर्ट दूसरी तरफ हो, तो फिर आपकी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से हो जाएगी, अप एंड डाउन, और डायरेक्शन ऑफ वेव आपकी फिर लेफ्ट टू राइट होगी। इसका मतलब ये कि बस ये चीजें आपकी अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव शुड बी इन द अपोजिट एक्सिस। यानी कि अगर एक एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दूसरी चीज फिर वाई एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, यानी दोनों चीजें अपोजिट एक्सिस में होनी चाहिए। बस इतनी बात इसमें कंफर्म है। अच्छा, तो अब अगर मैं गौर से देखूं, दे शुड बी परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, अब अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो इसकी एग्जाम्पल क्या होती है? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, water एग्जाम waves. जी एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, तो उसमें आती तो बहुत सारी हैं, बट हम अगर पहली एग्जाम्पल देखें तो वाटर वेव है। अच्छा, अब आप मानता नहीं है बच्चा कि ये वाटर वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ। देखिए, आप एक कोई टब या कंटेनर ऑफ वाटर कंसीडर करें। ठीक है, थोड़ा साइजेबल होना चाहिए, लाइक जैसे कोई बाथ टब होता है इस टाइप का कोई इतना बड़ा कंटेनर, या जो बच्चों का छोटा स्विमिंग पूल होता है उस टाइप का कोई कंटेनर है। ठीक है। अच्छा, अब आपने किया क्या? इस कंटेनर में आपने पानी भरा और साइड से आपने इसको पेंसिल ली, कोई पेंसिल या पेन, और इसको आप पीरियोडिकली डिस्टर्ब करने लगे, लाइक इस तरह से अप एंड डाउन।
मतलब एक तरीके से इसको अप एंड डाउन करने लगे, लाइक ऐसे। ठीक है, तो हम ये क्या करें, आयरन रॉड हमने डिप किया है। हाँ ये कोई आयरन रॉड नहीं, पेंसिल है, पेंसिल है कोई, ठीक है। और अब आप उस पेंसिल को क्या कर रहे हैं, मूविंग, मूविंग पेंसिल, मूविंग पेंसिल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन पीरियोडिकली, मतलब एक तरीके से, मतलब एक खास तरीके से, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना नीचे जाए, अप एंड डाउन पीरियोडिकली इन वाटर कंटेनर, इन वाटर कंटेनर। अच्छा फिर होगा क्या, डेफिनेटली इस वाटर कंटेनर में वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, ऐसे होने लगेगा इसमें। तो समझ ही आ रहा है कि मैं तो डिस्टरबेंस यहाँ से दे रहा हूँ, फ्रॉम हेयर वी आर डिस्टर्बिंग, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कंटेनर, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कंटेनर वी आर डिस्टर्बिंग, बट हम लेफ्ट से डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हो क्या रहा है, डिस्टरबेंस इज रीचिंग, मतलब हम तो पानी को उस तरफ से डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर पानी फिर हर तरफ से डिस्टर्ब हो जाता है आखिर में। तो डिस्टरबेंस इज रीचिंग टू द एक्सट्रीम राइट, टू द राइट ऑफ कंटेनर। तो इस तरफ आ रही है डिस्टरबेंस ट्रेवल करके। सर जरा इसकी एरियल डायग्राम बनाएं। एरियल डायग्राम मतलब, यस, ऊपर से एक ऐसा लगता है, यानी जब वेव्स फॉर्म होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, तो उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, क्या वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हिट करता है? हाँ अच्छा देखिए हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस तो अभी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहे होंगे। असल में तो इसकी ये जो एनर्जी है वो लेफ्ट से राइट पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो बनाया है इसके ऊपर मैं लिख भी रहा हूँ कि ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है। अच्छा अब आप जो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स तो हमें नजर ही नहीं आ रहे होंगे पहली बात तो हमने क्या किया, उन मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को शो करने के लिए मैंने इसके ऊपर कोई प्लास्टिक का कोई टॉय रख दिया, या कोई प्लास्टिक बॉक्स रख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक बॉक्स है, ये क्या है, कोई भी प्लास्टिक बॉक्स है। अच्छा अब ये प्लास्टिक बॉक्स क्या कर रहा होगा, क्या ये अलोंग द वे मूव कर रहा होगा, या सिर्फ अपनी प्लेस पे हॉप अप एंड हॉप डाउन या अप एंड डाउन होता रहेगा, क्या होगा इसके साथ। जी बेटा क्या लग रहा है हिबा इसका। सर ये भी लाइक एटम ही है ना, ये सॉलिड है, तो ये भी अप एंड डाउन मूव करेगा उसी के साथ, वेव के जी जी साथ। जी जी एग्जैक्टली, असल में ये होगा क्या, ये ऐसे अप एंड डाउन मूव होने लगेगा लाइक दिस। तो इसका वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही मूव करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, जो वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे इस तरीके से। अच्छा अब देखें हो क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव राइट टू लेफ्ट है, और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे अप एंड डाउन है। तो ये एरो शो कर रहा है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या पार्टिकल्स ऑफ वाटर की वाइब्रेशन, इसको हम कह सकते हैं वाइब्रेशन, सर इसमें वाइब्रेशन। रिपल फॉर्मेशन का जिक्र है ना? हाँ रिपल इज अ नेक्स्ट वर्ड फॉर द, ripples are also called, ripples is equal to wave, wave और ripples are synonyms, synonyms है, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है, आप उसको रिपल्स भी कह सकते हैं अगर ये दोनों सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। अच्छा अब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इस तरीके से, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब है कि ट्रांसवर्स वेव इज एन एग्जांपल, सॉरी वाटर वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा अब क्या होगा आगे, आगे क्या होगा इसमें, अब हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि वेव्स को अगर हम लोग कहीं पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम पेपर पे वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो देखें, जब भी आप पेपर पे वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग दो टाइप के ग्राफ बना देते हैं. There will be two types of graphs to represent the waves on the piece of paper. The one graph is called displacement versus time graph. Suppose time in seconds है और displacement in centimeters है. और another type of graph has to be displacement in centimeter और इधर आ जाता है distance. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को शो कर रहा होता है. सर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल्स? हाँ, काइंड ऑफ वही चीज होती है, अभी इसमें बताता हूँ. तो ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो वाई एक्सिस है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, और ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है ये मीन पोजीशन कहलाती है, ये वाली ना, इसको, इस लाइन को हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन. ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन. अच्छा, अब हम करते क्या है, इस पे वेव ड्रॉ करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे ये एक वेव आ गई, ये वेव्स आ गई इसके ऊपर. अच्छी सी बनाने की कोशिश करता हूँ. और ये भी, ये दो वेव्स हो गई टोटल इसमें. अच्छा, अब देखें, ये वेव्स एक इस दो से बना दी, दो वेव्स मैंने इससे बना दी. लाइक दिस, राइट. अच्छा, अब हो क्या रहा है कि वो पोर्शन ऑफ द वेव जो ऊपर है, थोड़ा सा मीन पोजीशन से ऊपर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट. और जो नीचे है पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ. इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ. अच्छा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ. तो ऊपर पोर्शन है उसको क्रेस्ट और नीचे जो पोर्शन है उसको ट्रफ बोलते हैं. और जो बीच वाली सेंटर लाइन है इसको मीन पोजीशन कहते हैं. तो इसका मतलब ये कि क्रेस्ट का मतलब क्या बना, क्रेस्ट का मतलब ये हुआ द पार्ट ऑफ वेव अबव द मीन पोजीशन. सर हम ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबव द मीन पोजीशन. नहीं नहीं नहीं, वो हम एम्पलीट्यूड को बोलेंगे. ठीक है, द पार्ट ऑफ वेव अबव मीन पोजीशन, ये तो हो गई क्रेस्ट की बात. अच्छा, अब ट्रफ किसको बोलते हैं? ट्रफ का मतलब होता है बिलो द मीन पोजीशन. below the mean position, the part of wave below mean position. ओके, नाउ अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि पार्टिकल आपके सेंटर पोजीशन पे होता है अनडिस्टर्ब, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं. तो वो अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम ऊपर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ए. और ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड. इसको बोलते हैं ए, यानी कैपिटल ए, कैपिटल ए. सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कि कैपिटल ए जो है वो ये +5 सेंटीमीटर है और ये जो नीचे है ये -5 सेंटीमीटर है. तो हम एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव साइड से रीड करते हैं. तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर. तो ए फॉर एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या बना लेंगे हम लोग. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट with respect to with respect to
मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अच्छा तो एम्पलीट्यूड तो इसमें भी वही रहेगा, इस वाले ग्राफ में भी, ये भी +5 है सपोज और ये -5 है, तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे भी वही शो हो रहा है, एम्पलीट्यूड ही कहलाता है ये, सपोज 5 सेंटीमीटर है। अच्छा अब एक वेव को बनने में जितना वक्त लग रहा है, एक वेव को फॉर्म होने में जितना टाइम लग रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ 0 सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ 4 सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ 8 सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ 12 सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ 16 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, ये होता है टाइम पीरियड। कैपिटल अच्छा ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए का, और कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। इसको हम कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 8 सेकेंड आ रहा है। अच्छा एक, अब देखें टाइम वाला एक्सेस जो है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वर्टिकल क्वांटिटी एम्पलीट्यूड को शो कर रही है और हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी टाइम पीरियड को शो कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में आपकी जो वर्टिकल क्वांटिटी है वो तो स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, मगर आपकी जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है वो शो कर रही है आपके पास वेवलेंथ को। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक होता है लैम्डा, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ। अच्छा अब यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 0, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। तो ये हो जाएगी वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, वेवलेंथ विल बिकम 4 सेंटीमीटर। जैसे अगर डिस्टेंस भी मैं सेंटीमीटर में ले लूँ तो लैम्डा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। लैम्डा की मीनिंग होती है वेवलेंथ, और ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन distance between two consecutive the distance between two consecutive consecutive का मतलब होता है एक के बाद दूसरे, टू consecutive crests और troughs। भाई देखें अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं वेवलेंथ ले रहा हूँ मगर मैं पहले क्रेस्ट के सेंटर से ले रहा हूँ, तो फिर आपको अगले क्रेस्ट के सेंटर तक लेना पड़ता है, ये भी वेवलेंथ है। अगर आप कहते नहीं यार मैं जो ना यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ इस जगह से, तो आप इस जगह से अगर कंसीडर करते हैं तो इस जगह तक आपके पास एक वेवलेंथ होती है, यानी कि बस एक वेव की लेंथ जो होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा एक वेव बनती कैसे, एक वेव में एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो बस ये देख लें कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बनने में जो वक्त लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड है वो। और उसमें जितना डिस्टेंस कवर हो जाता है एनर्जी से, जितना एनर्जी जितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो आपके पास जो है वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद एक चीज आती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एफ। अच्छा एफ ग्राफ में कहीं लेबल नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपने बचपन से पढ़ के रखा हुआ होगा। इसका मतलब होता है द टाइम रिक्वायर्ड, सॉरी, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन सर तो इसमें हम 2 लिखेंगे। 1 सेकेंड। बेटा 1 सेकेंड में जितनी वेव्स अच्छा। प्रोड्यूस हो 1 सेकेंड में,
असल में 8 सेकंड में तो पूरी वेव बन रही है ना, 8 सेकंड में तो पूरी कंप्लीट वेव बन रही है। तो सवाल ये है कि बेटा 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी, तो वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोई मसले वाली बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी का अपना फॉर्मूला होता है। असल में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो निकालिए कि जरा फ्रीक्वेंसी कितनी आती है इसकी 1/टाइम पीरियड अगर हम करें, 1/टाइम पीरियड करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी एफ इजिकल टू 1/8। सॉल्व करिएगा कितना आ रहा है। सर आई थिंक टोटल 8 आएगा, तो हम 1/f जब करते हैं 1/8 तो हमारे पास 0.125 आता है। अब इसको हम 1 से मजीद डिवाइड करते हैं। नहीं 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 नहीं, इतनी दफा क्यों डिवाइड करेंगे, बस 0.125, 0.125 आ गया, दैट्स फाइनल आंसर। फ्रीक्वेंसी है ये। जी ये फ्रीक्वेंसी है, 0.125 हर्ट्ज आ गई, और हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ सर वेव। आपने कैसे निकाला क्या निकाला एफ? कैसे, एफ कैसे निकाला? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, वी नो टाइम पीरियड दैट। का अलग फॉर्मूला होता है। अब टाइम पीरियड तो हमें ग्राफ से पता है ना कितना आ रहा है, ग्राफ से देखे ना कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ टाइम आपका 8 सेकंड है, तो उससे निकाल लिया हमने। टाइम इज इक्वल टू, नहीं टाइम नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। देखिए बेटा सही है यहाँ तक की बात। सर तो फिर आपने टाइम की जगह 8 सेकंड्स ही नहीं लिखा। टाइम की जगह 8 सेकंड क्यों नहीं लिखा, नहीं, 8 ही तो। अपने दूसरा वाला ऊपर फॉर्मूला है, ये दो आपस में लिंक्ड है कि पहले हम टी निकालेंगे फिर नहीं एफ नहीं 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 निकालेंगे। नहीं 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 बेटा देखें, या तो एफ इजिकल टू 1/t है, या फिर टी इजिकल टू 1/f है। मतलब या और तो अगर, सर ये ऊपर वैल्यू बदल सकती है क्या, जैसे 1 नहीं है कुछ और? नहीं 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 ये नहीं क्योंकि बदलेगी, ये नहीं बदलेगी, टाइम पीरियड की वैल्यू बदल सकती है। असल में ये दो फॉर्मूले हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, और अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई बेटा, सही है यहाँ तक की बात। जी हिबा क्लियर है बेटा ये? ओके ठीक है। अच्छा अब स्पीड निकालें, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, शाबाश, डिस्टेंस अपॉन और टाइम। डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह यानी लैम्डा आ जाएगा, यानी स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया, लैम्डा को उल्टे y से रिप्रेजेंट किया, और ये कैपिटल T हो गया। ठीक है जी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, असल में अगर हम स्पीड निकालें तो v इज इक्वल टू लैम्डा है 4, और टाइम पीरियड है 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, मगर इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में। तो सर इसका हम वो लिखेंगे डेफिनेशन के स्पीड is the distance इन covered यूनिट, by a wave इन यूनिट टाइम। in unit time. ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ ना आपको, तो v का मतलब हो जाएगा, v का मतलब हो जाएगा स्पीड, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का मतलब ये होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम।
covered by the wave in unit time. स्पीड बराबर होता है किसके, लैम्डा डिवाइडेड बाय टी के. अच्छा, एज वी नो दैट वी ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मुझे आप बताइएगा प्लीज, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी मत कर लेगा अपने लिए. क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी. यस सर, और ये 1/t हमारा फ्रीक्वेंसी से एक्सचेंज हो सकता है. फ्रीक्वेंसी से एक्सचेंज हो सकता है. तो हमारे पास असल में एक और इक्वेशन आ जाएगी, v इज v इक्वल is टू equals to एफ lambda f. एफ लैम्डा एफ या एफ लैम्डा. तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन टी क्या है, 1 अपॉन टी को मैंने सर्किल किया और उसको लिख दिया कि ये असल में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी. तो ये हमारे पास एक फेमस इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. इट्स अ वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ वेव, और अच्छी खासी ये चलती है हमारे पास इसमें. तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि हम अगर वेव्स को रिप्रेजेंट करना चाहें ऑन द पीस ऑफ पेपर, so we can easily represent them by making the graph. And there are two types of graph. One is a displacement time graph. In displacement time graph, horizontal axis पे हमारे पास टाइम होता है, और वर्टिकल एक्सिस पर जो है वो मेरे पास एम्पलीट्यूड होता है. सर स्टक क्यों हो गया ये, क्या चीज? स्क्रीन स्टक हो गई है. नहीं नहीं, मैंने स्ट्रक मतलब मैं मूव ही नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ. अच्छा ठीक है, मैं तो सिर्फ एब्जॉर्ब करने का टाइम दे रहा हूँ आपको कि आप ये चीज एब्जॉर्ब कर सकें. ठीक है, तो वेव्स को हम जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें. सर, क्लास के एंड के बाद हम थोड़ी देर रुक जाएंगे क्लास में, मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, अब बस मैं ये वाली रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर रहा हूँ.